नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा, उनके द्वारा कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर। इसको लेके मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। और स्पेशली कतर में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर पिछले 2-3 दिन से ऑलरेडी इंडियन प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट को लेकर ऑलरेडी मुहिम चल रहा था सोशल मीडिया पर। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ पर एक्चुअल में ये ऐसा हो जाएगा। देखिए, कुवैत के अंदर, वहाँ पर एक और छोटा सा देश है, कुवैत के सुपरमार्केट ने यहाँ पर जो इंडियन प्रोडक्ट्स है उसको स्टॉप कर दिया है बेचने से। ये आप देख पाओगे, कुवैत सुपरमार्केट पुल्स इंडियन प्रोडक्ट्स एज रो ग्रोज ओवर बीजेपी स्पोक्स पर्सन प्रॉफिट रिमार्क। तो इसको तो मैं आपको बताऊंगा, प्लस साथ में ये जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, भारत के लोगों के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ जानने को है इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए। अभी आपने रिसेंटली देखा कि यूपीएससी का प्रीलिम्स खत्म हुआ है, इसका पैटर्न आप देख रहे होंगे किस तरह से चेंज हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए फाइनली स्टडी आईक्यू के द्वारा जो लाइव बैचेस हैं यूपीएससी के कोर्स का, वो लॉन्च कर दिया गया है। और जो पहला बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 20 जून से। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो इसको आप जल्दी परचेस कर सकते हैं, क्योंकि जो इनॉग्रल ऑफर है वो 25,000 के बजाय सिर्फ 18,500 में आपको मिल जाएगा अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव। तो इसका ज़्यादा फायदा उठाइए, क्योंकि अब ये बैचेस में चलेगा तो एक लिमिटेड सीट में ही यहाँ पर बच्चों को रखा जाएगा। तो ये आप इसको ध्यान दीजिए। साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा मैं आपको कह रहा था, कुवैत एक छोटा सा अगेन गल्फ में कंट्री आपको देखने को मिलेगा। वहाँ का जो सुपरमार्केट है उसने इंडियन प्रोडक्ट्स को अपने शेल्फ से हटा दिया है। इसके अलावा जो ईरान अगर आप देखोगे तो वो लेटेस्ट मिडिल ईस्टर्न कंट्री बन गया है जिसने इंडियन एम्बेसडर को समन किया है, बुलाया है इस पर्टिकुलर रिमार्क को लेकर। अब जहाँ तक रिमार्क की बात है तो देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है उसने जो अपने मेंबर हैं दैट इज नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, उनको पार्टी से हटाया तो है, लेकिन ये जो कदम है वो 10-11 दिन के बाद आया है। 10-11 दिन पहले जो नुपुर शर्मा है उन्होंने टीवी डिबेट के दौरान यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद का रिलेशन उनके यंगेस्ट वाइफ से कुछ कंपेयर किया था, बोला था, और उसी को लेकर ये पूरा रो स्टार्ट हो गया। तो स्टार्टिंग में तो किसी का उस पर ध्यान नहीं गया था, लेकिन आगे चलकर आपने देखा होगा कानपुर के अंदर कुछ हिंसा वगैरह होने लग गई, तो वो भी इसी चीज को लेकर हुआ था। लेकिन अल्टीमेटली जब ये खबर मिडिल ईस्ट तक पहुंची, क्योंकि वहां पर सारे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, तो वो धीरे धीरे यहां पर आक्रोश करना स्टार्ट कर दिए। और अल्टीमेटली आपको देखने को मिलेगा कि कुवैती सुपरमार्केट ने तो इंडियन प्रोडक्ट्स को यहां पर हटा दिया है। ऑल्दो यहां पर जो नुपुर शर्मा है उनका यहाँ पर बयान आया, सफाई आई, उन्होंने कहा कि जो हिंदू गॉड हैं शिव, उनके शिवलिंग को लेकर कुछ मजाक उड़ाया जा रहा था, लगातार फाउंटेन बोला जा रहा था, और इसी की वजह से मैं टॉलरेट नहीं कर पाई और मेरे द्वारा कुछ बयान दे दिया गया प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर। अगर किसी को आहत हुई है, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था हर्ट करने का, लेकिन हुआ है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आपको समझना है, ये जो सब बयान आया है वो करीब 10-11 दिन के बाद आया, और मामला जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और मिडिल ईस्ट तक पहुंच गया, और जानते ही आप कि मिडिल ईस्ट इस समय भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रखा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी को देखते हुए फाइनली जो बीजेपी है उन्होंने यहाँ पर जो है कदम लिया, और जो सरकार है उसको खुद यहाँ पर सामने आना पड़ गया। इसके अलावा आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि जो वर्कर्स हैं वहाँ पर कुवैत के अंदर, अल अर्दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी, उन्होंने इंडियन टी और जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं उसको ट्रॉली में लेकर प्रोटेस्ट किया, और ये कहा कि जो भी कमेंट था वो एक प्रकार से इस्लामोफोबिक था। इसके अलावा आपको मैं जो कुवैत के अंदर जो बता रहा था सुपरमार्केट, तो कुवैत सिटी के जस्ट बाहर एक सुपरमार्केट है, वहां पर जो राइस रखे हुए हैं शेल्फ्स पर, जो स्पाइसेस हैं, चिलीज हैं, उनको प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया गया है। अगेन ये आप देख पाओगे, प्लास्टिक शीट से इन सारे प्रोडक्ट्स को कवर किया गया है। और यहां पर आप देखोगे तो एक नोट भी लगाया गया है हर एक प्लास्टिक शीट के ऊपर, और इस नोट पे लिखा हुआ है कि वी हैव रिमूव्ड इंडियन प्रोडक्ट्स। इस स्टोर के जो सीईओ हैं उनका कहना है कि वी एज अ कुवैती मुस्लिम, हम प्रॉफिट का जो इंसल्ट है उसको नहीं सह सकते। और यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा सोचा जा रहा है कि कंट्री वाइड जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स होंगे उन सभी को यहाँ पर हटाने के लिए। तो ये एक्चुअली डर यह है कि क्या इसकी वजह से इसका रिपरकशन इफेक्ट होगा, क्योंकि एक देश में ऐसा हुआ तो फिर क्या दूसरा देश ऐसा करेगा, फिर तीसरा, क्या इसका एक रिपरकशन इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो हमें देखने की बात होगी। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो धीरे धीरे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं। पहले तो क्या हुआ था, यहाँ पर जो सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, उन्होंने प्रोटेस्ट दर्ज किया। लेकिन लेटेस्ट आप कंट्रीज देख सकते हो, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई के साथ तो अभी रिसेंटली हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा इंडोनेशिया हो गया, जॉर्डन हो गया, उन्होंने भी अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाया। सिर्फ यही नहीं, मालदीव्स आपको पता है इस समय
इब्राहिम सोली की सरकार है जो कि भारत के साथ काफ़ी नज़दीक है, उन्होंने भी अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। मालदीव्स में तो क्या हुआ था कि वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने यहाँ पर भारत के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाया था पार्लियामेंट में, लेकिन उस रेजोल्यूशन को हटा दिया गया, पास नहीं होने दिया गया यहाँ पर रूलिंग पार्टी के द्वारा, क्योंकि इस समय वो चाइना के बजाय भारत के साथ काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन स्टिल यहाँ पर मालदीव्स ने भी अपने प्रोटेस्ट को दर्ज कराया है। देखिए, जो इंडिविजुअल कंट्रीज़ के द्वारा जो भी कुछ बयान आए हैं उसको लेकर कोई एक बहुत बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी भारत सरकार के द्वारा, लेकिन जब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं OIC, जिसमें 57 मुस्लिम मेजॉरिटी देश आपको देखने को मिलेंगे, उनके द्वारा जब यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया और इनफैक्ट उनके द्वारा बोला गया कि यूनाइटेड नेशंस को भी सख्त कदम लेना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उनको स्टेटमेंट जारी करना पड़ गया। कहा कि ये नैरो माइंडेड है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उनको इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार क्या कारण था कि 10 दिन के बाद गवर्नमेंट को एक्शन में आना पड़ गया। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस वर्कर्स जो हैं वो गल्फ में रहते हैं, वो इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी बड़ी मात्रा में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि रीज़न क्या है, क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्ट इस समय भारत के लिए। सबसे पहला है कि वहां पर जो भारतीय रह रहे हैं, पूरे अगर आप वेस्ट में देखोगे मुस्लिम कंट्रीज के अंदर तो 1 करोड़ इंडियंस देखने को मिलेंगे। उसमें भी अगर आप 9 कंट्रीज ले लो, उसी में ही अलग से करीब 90 लाख इंडियंस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा यूएई हो गया, फिर सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, इस तरह से देखने को मिलेंगे। यूएई के अंदर तो यहाँ पर जितनी पॉपुलेशन है उनका 34-35% अकेले भारतीय देखने को मिलता है। इंडियन रेसिडेंट्स आपको समझना है वो लोकल सिटीजन्स नहीं है। अगर किसी प्रकार का प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा तो उनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, तो उनके सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पर। इसके अलावा इंडियंस के द्वारा बड़े बड़े लार्ज रिटेल स्टोर्स ओन किए जाते हैं, रेस्टोरेंट्स ओन किए जाते हैं इन सभी कंट्रीज में, और अगर इसी तरह से इंडियन ओन्ड बिजनेसेस को बॉयकॉट किया गया तो यहाँ पर जो बिजनेसेस हैं वो अनवायबल हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था, उनके सेफ्टी को लेकर, उनके बिजनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गवर्नमेंट को कंसर्न हुआ होगा कि अगर प्रोटेस्ट होगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है भारत के लिए। और इसीलिए इनफैक्ट आप देखोगे तो गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी कमेंट किया गया है प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर वो फ्रिंज एलिमेंट्स के द्वारा किया गया। अब ये फ्रिंज एलिमेंट्स किसको बोला गया? अगेन जो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल है उन्हीं को ही सरकार कह रही है। ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि देखिए हम यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं, और इनफैक्ट वो एक्शन को सऊदी अरब के द्वारा जो है वेलकम भी किया गया है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखोगे तो भारत ने डिप्लोमेसी को इंप्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाने की कोशिश की है। तो ये भारतीय लोगों के पर्सपेक्टिव से हो गया। दूसरा है यहाँ पर पैसे का सवाल। देखिए, बड़ी मात्रा में जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो पैसा भी भारत भेजते हैं। लेटेस्ट अगर आप आंकड़ा देखो 2020-21 में $83 बिलियन यहाँ पर भेजा गया है। $83 बिलियन पूरा टोटल रेमिटेंस आया है पूरे विश्व भर से। उसमें से अकेले 53% आप देखोगे तो 5 गल्फ कंट्री से आया है, यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान। यहां पर आप देख सकते हो यूएई का कंट्रीब्यूशन अलग से करीब 27% के आसपास है, उसके बाद सऊदी अरब है, राइट। और ये ज़्यादातर पैसा आप देखिए तो भारत के 4 राज्यों में ज़्यादातर आता है, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर पैसा आता है। और ये जो रेमिटेंस आते हैं ना भारत के अंदर, वो एक बड़ा पार्ट प्ले करते हैं प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए। देखिए, हम जीडीपी की जब बात करते हैं तो जीडीपी में जो प्राइवेट कंजम्पशन है उसका कंट्रीब्यूशन करीब 56% के आसपास है। तो प्राइवेट जो कंजम्पशन है, जो हम और आप कंज्यूम करते हैं, वो कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा? जब उनके पास, लोगों के पास पैसा आएगा। तो बाहर से जो पैसा आता है उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ में बड़ी मदद करता है। इसके अलावा जहां तक ऑयल और गैस का सवाल है, ये भी मैं आपको बताता हूं। तो रिसेंट की बात है, मार्च के महीने में जब ये पूरा रशिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा था, तो हरदीप सिंह पुरी जी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया था कि हर दिन भारत को 5 मिलियन बैरल्स की आवश्यकता पड़ती है ऑयल की, जिसमें से 60% अकेले गल्फ कंट्रीज से आता है। तो इसी से आप समझ सकते हो कि गल्फ के लिए हमारा जो ट्रैफिक नेसेसिटी है वो तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ सिक्योरिटी पर्पस से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए कोई भी सेंसिटिव जो मुद्दा आता है उसको लेकर भारत सरकार जो है तुरंत एक्शन लेती है। इसके अलावा एक्सपोर्ट भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है, दैट इज़ कि भारत जो है बड़ी मात्रा में इन देशों को एक्सपोर्ट करता है, सप्लाई करता है। जैसे कि अगर आप देखिए तो यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, ये टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। यूएई तो भारत का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम यूएस को करते हैं, फिर सेकेंड नंबर पर यूएई आता है। यहाँ पर दोनों देश के बीच में बायलैटरल ट्रेड अगर आप देखोगे 2021-22 में ये $72 बिलियन था, और हमने एक्सपोर्ट किया था इसको करीब $28 बिलियन के आसपास। फरवरी के महीने में ही यूएई के साथ आपको पता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। और मैं आपको बता दूं
प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से सरकार बनाए हैं 2014 से, तब से पहला किसी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इतने सालों के बाद जाकर। तो इसी से आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन यहाँ पर जो एक्सपोर्ट का आंकड़ा है वो आप देख सकते हो चार्ट के अंदर। तो देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि भारत के लिए ये गल्फ कंट्रीज कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गल्फ के लिए भारत इंपॉर्टेंट नहीं है, गल्फ के लिए भी भारत उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूं। जैसे कि गल्फ के अंदर जो एयरलाइन कंपनीज हैं, जैसे आपने एमिरेट सुना होगा, एथियाड एयरवेज हो गया, कतर एयरवेज हो गया, ये बेसिकली आप देखोगे तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन किया था अमेरिकन एयरलाइंस के साथ, ताकि भारत के अंदर वो मार्केट शेयर को ले सकें। 2015 में बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन देखने को मिला था अमेरिकन एयरलाइंस और गल्फ एयरलाइंस के बीच में, और आज के डेट में गल्फ एयरलाइंस का काफ़ी बड़ा शेयर भारतीय मार्केट के अंदर हो गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी प्रकार का रिलेशन खराब होता है भारत के साथ, तो उनकी जो एयरलाइन कंपनीज हैं वो सफ़र कर सकती हैं। इसके अलावा ऑयल फील्ड्स के अंदर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, नर्स, डोमेस्टिक हेल्प वर्कर्स, लेबरर्स, टेक्नीशियंस, ड्राइवर्स, इन सब का बहुत बड़ा प्रेजेंस है गल्फ कंट्रीज में, और काफ़ी सस्ते में लो कॉस्ट वर्कर्स जो होते हैं वो भारत प्रोवाइड कर देता है गल्फ कंट्रीज को। और मैं बता दूं कि इन वर्कर्स के बिना वहाँ की इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो ये जो वर्कर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए भारत भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो भारत का इंडियन रुपी भी एक सॉफ्ट पावर के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जो रुपी है, इंडियन रुपी, उसको इंट्रोड्यूस किया था गल्फ में, तो वो उस समय चला करता था। आगे चलकर गल्फ रुपी आया, हज रुपी आया, ये सारी चीजें आज के डेट में विड्रॉ कर ली गई हैं। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं कि दुबई एयरपोर्ट पर अगर आप जाओगे तो इंडियन रुपी अभी भी चला करता है। लैक्स ऑफ इंडियंस जो है वो ट्रैवल करते हैं इन गल्फ कंट्रीज में, और इंडियन रुपी आज के डेट में भी एक मेजर फोर्स है, सॉफ्ट पावर का काम करता है। तो ये भी एक आपको नजरिया देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि गल्फ डेफिनेटली भारतीय लोगों के लिए, भारतीय पैसों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन साथ साथ इंडिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ है, मतलब जिस तरह से भारत, जैसे गल्फ कंट्रीज इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, वैसे गल्फ कंट्रीज के लिए भारत भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ इंपोर्ट का। ये जो गल्फ कंट्रीज हैं वो बड़े पैमाने पर भारत के ऊपर डिपेंडेंट है अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर, जैसे कि 85% ऑफ देयर फूड और 93% ऑफ सीरियल्स ये भारत से मंगाते हैं। सॉरी, जो टोटल इंपोर्ट होता है वो ये लोग कराते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये ग्रो नहीं कर सकते बड़े पैमाने पर। लेकिन इसमें से काफ़ी ज़्यादा ये डिपेंडेंसी भारत के ऊपर है, चाहे राइस हो गया, बुफेलो मीट, स्पाइसेस, मरीन प्रोडक्ट्स, फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, शुगर है, ये भारत इनको जो है वो देता है, और इसीलिए भारत के ऊपर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए, कंक्लूजन ये है, देखिए ये बात ठीक है कि गल्फ कंट्रीज का जो गुस्सा आया था, जो भी कुछ बोला गया प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर, लेकिन साथ ही साथ ये जो खुद कंट्रीज हैं जो कि सलाह दे रहे हैं भारत को, इनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखोगे रिलीजियस और सोशल टॉलरेंस को लेकर, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे चाइना के अंदर आप देखिए तो वीगुर मुस्लिम्स को लेकर जो भी कुछ किया जाता है उसके ऊपर ये लोग कमेंट नहीं करते हैं। पाकिस्तान में हिंदूज के ऊपर जो भी कुछ होता है, बांग्लादेश में हिंदूज के ऊपर कुछ होता है, तब ये लोग कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर इनके द्वारा ये कमेंट किया गया है। तो ये चीज जो है एक डबल स्टैंडर्ड दिखाता है। यहां पर भारत कोशिश कर रहा था पहले काफ़ी समय से कि उसको भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ में रख लिया जाए, क्योंकि भारत में आप देखिए तो 3rd लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो भारत के अंदर रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी OIC जो है वो भारत को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड को दिखाता है। अगेन मैं यही कहूँगा, और लेट्स सी यहाँ पर कुवैत के सुपरमार्केट को द्वारा जो भी इंडियन प्रोडक्ट को सेल करना बंद किया गया है, क्या इसका फर्दर रिपरकशन होगा नहीं होगा, देखने वाली बात होगी। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ आपको जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो कि गल्फ कोऑपरेशन जो कंट्रीज हैं उनके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता? GCC आपको पता होना चाहिए, टोटल 6 देश आते हैं इसके अंदर। तो कौन सा ऐसा देश है जिनका बाउंड्री किसी भी 6 देश के साथ शेयर नहीं करता, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया कि UPSC जो कोर्स है उसका बैच 20 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जल्द से जल्द फायदा उठा सकते हैं। लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है बहुत ही कम नाम पर, यूज द कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।